फ्रेंड्स, मैं सर्वेश कुमार और लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हमने सीख लिया था एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। और हमने सीखा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, पहला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम होते क्या है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनने के रीजंस क्या है। ठीक, तो देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। When some volatile salt, for example sodium chloride, is placed in the Bunsen flame or an electric discharge is passed through a gas at low pressure, light is emitted। तो क्या कर रहे हैं हम कि बंसन फ्लेम में या बंसन बर्नर में कोई सा भी सोडियम का सॉल्ट ले रहे हैं NaCl टाइप, या फिर सोडियम के अलावा किसी और एलिमेंट का भी आप सॉल्ट ले सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें किसी भी गैस से, लेकिन क्या होना चाहिए वहाँ पर प्रेशर लो होना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें या फिर बंसन फ्लेम में कोई सा भी सॉल्ट डालें तो लाइट क्या होगा, इमिट होगा। और उस लाइट को यदि हम प्रिज्म पर पास कर दें तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वहाँ पर कुछ लाइन्स बनते हैं, तो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम। देखते हैं द कलर ऑफ लाइट एमिटेड। तो जो लाइट एमिट होगा उसका कलर की बात कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो जो लाइट का कलर एमिट होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने बंसन फ्लेम में कौन सा सॉल्ट लिया, सोडियम का सॉल्ट लिया, पोटेशियम का सॉल्ट लिया और सीजियम का सॉल्ट लिया या फिर लिथियम का सॉल्ट लिया, इस टाइप से। और या फिर आप बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी या गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं, वहाँ पर कौन सा गैस है। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट कलर ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और इट्स सॉल्ट emits yellow light, while potassium or its salt give out violet light। यदि हम बंसन फ्लेम में सोडियम डालें तो येलो लाइट एमिट होगा, और पोटेशियम या फिर उसके सॉल्ट डालें तो क्या होगा, वायलेट लाइट एमिट होगा। इफ दिस लाइट इज एनालाइज्ड बाय ए स्पेक्ट्रोस्कोप, it is found that no continuous spectrum is obtained, but some isolated colored lines are obtained on the photographic plate, separated from each other by dark spaces। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब इस लाइट को हम एनालाइज करते हैं प्रिज्म पर पास करके या स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, तो ये देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम बनता है स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस क्या होता था, कलर बैंड्स मिलते थे और कलर बैंड्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज रहते थे, उसको बोलते थे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या मिलेगा, सपोज करें फोटोग्राफिक प्लेट है, ब्लैक कलर का प्लेट होता है, इस पर कुछ लाइंस मिल जाएंगे। सोडियम के केस में लाइंस मिलेंगे येलो लाइट के, एक येलो कलर का लाइट, एक येलो कलर का लाइन इधर मिलेगा, एक येलो कलर का लाइन इधर मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, डार्क स्पेस होगा ब्लैक कलर का, यहाँ पर भी डार्क स्पेस होगा सॉरी यहाँ पर भी डार्क स्पेस होगा। सिमिलर इन केस ऑफ पोटेशियम, यहाँ पर वायलेट कलर के कुछ लाइंस मिलेंगे, ये वायलेट सपोज को ये भी वायलेट है, और यहाँ पर क्या होगा, डार्क स्पेस होगा। उसके बाद देखते हैं दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इन सारे केसेस में यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, कुछ पर्टिकुलर कलर के लाइंस मिलेंगे और बाकी वो लाइंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस नहीं मिलेंगे। देखो लाइन स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस हो सकता है। एक्चुअल में अगर आप बात करें तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम ही है। कैसे, यदि सपोज को एक लाइन ये है और दूसरा लाइन जस्ट इसके नीचे मर्ज कर जाए तो फिर हमें लाइन ऐसे लगेगी कि लाइन क्या है, एक ही लाइन है, ये डिफरेंट लाइन है। तो एक और लाइन में जस्ट मर्ज करता हूँ, तो एक और लाइन में जस्ट मर्ज करता हूँ, ऐसे बहुत सारे लाइन जब जस्ट मर्ज करते हुए मिल जाएंगे तो फिर ये क्या लगेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
तो एक्चुअल में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन उसमें होता क्या है कि लाइन इतने पास पास मिलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर जाते हैं। सपोज करो एक लाइन ये मिला और दूसरा लाइन इसके ऊपर जस्ट मर्ज कर जाएगा, एक और लाइन आएगा वो भी मर्ज कर जाएगा, ऐसे लाइन मर्ज करते रहेंगे। जब लाइन मर्ज करते रहेंगे तो हमें लगेगा कि क्या एक ही कलर बैंड है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से सेपरेट नहीं है, मीन्स ये कलर क्या कंटिन्यूअस है, तो वो लिखता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, ये लाइन क्या मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे। जब लाइन दूर दूर मिलेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, डार्क स्पेस आ जाएगा, तो हमें क्या लगेगा लाइन एक दूसरे से क्या सेपरेट है, तो उसे बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो जो भी लाइन मिलेगा हमें लाइन स्पेक्ट्रम में, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइन होगा। हर एक, जैसे सपोज करो हमें एक लाइन इधर मिल रहा है, एक लाइन इधर मिल रहा, तो इसका वेवलेंथ अलग होगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा, अलग होगा। जितने लाइन मिलेंगे सबके वेवलेंथ क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अच्छा, फिर बात करें हम कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कैसे वेवलेंथ मिलते, जरा समझो। अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो विजुअल लाइट का या व्हाइट लाइट का हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर पास करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो ये 380 का वेवलेंथ मिल रहा, सॉरी 760 का, ऊपर राइट कलर का वेवलेंथ मिल रहा है 760 नैनोमीटर का वेवलेंथ, तो ये क्या होगा 759 का वेवलेंथ होगा। 759 के बाद क्या होगा, 758 का होगा, 758 का क्या होगा, 757 का होगा। तो ये लाइन इतने पास पास होंगे बिकॉज इनके वेवलेंथ में बहुत कम डिफरेंस है। तो जब लाइन पास पास होंगे तो लाइन एक दूसरे पर मर्ज कर जाएगी। तो जब ऐसे मर्ज कर जाएंगे तो देखिएगा हमारे सारे लाइन क्या है, कंटिन्यूअस, तो इसको बोल लेते हैं कंटिन्यूअस। अब जरूरी नहीं कि सारे वेवलेंथ वन से ही चेंज हो। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 760 था, 760 के बाद क्या था, 759 था, तो ऐसे भी हो सकता है कि 760 हो, 759.9 का भी वेवलेंथ हो, 759.8 का भी हो। तो बस ये समझने के लिए इधर ध्यान रखना कि इधर से लेके इधर तक के सारे वेवलेंथ होंगे। तो जितने भी वेवलेंथ होंगे तो हर एक वेवलेंथ का एक लाइन मिलेगा। जब हर एक वेवलेंथ का लाइन मिलेगा तो वो लाइन क्या होगा, इतने पास पास आ जाएंगे कि एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे, तो लगने लगेगा स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, जो लाइन्स मिलेंगे उनके वेवलेंथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वेवलेंथ की वो जो लाइन्स मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, थोड़े दूर दूर मिल जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो इधर बात सीखेंगे। आगे देखते हैं। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट गिव्स इट ओन स्पेक्ट्रम। तो जो एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम होता है बाकी सारे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से क्या होता है, अलग होता है। तो इसको जरा कैसे रिलेट कर सकते हैं, जरा समझना कि किसी भी पर्सन का फिंगरप्रिंट क्या होता है, दूसरे पर्सन से क्या होता है, अलग होता है। तो हर एक इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, तो उसी तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। जैसे सन हो गया या फिर जो भी स्टार्स हो गए, तो उन स्टार्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो कैसे पता चला, वो हमने पता किया है कि जो सन से लाइट आ रही है उसको प्रिज्म पर पास किया, फिर मैच किया कि उसका स्पेक्ट्रम किस एलिमेंट से मैच कर रहा, उसके बेस पर हमने बोला कि सन में क्या हीलियम गैस प्रेजेंट है, पर स्टार्स में जो भी गैसेस प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक हर एक इंडिविजुअल को उसके फिंगरप्रिंट से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को उसके स्पेक्ट्रम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्प द स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज देयर fingerprints different from each other like the fingerprints of the human beings।
तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं। अब डायग्राम से देखते हैं बेटा कि सोडियम का स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। तो हमारे पास एक बर्नर दिख रहा होगा आप लोगों को, उस बर्नर को बोलते हैं बंसन बर्नर। हमने क्या किया प्लैटिनम का वायर लिया और उस प्लैटिनम के वायर में क्या लिया, प्लैटिनम के वायर में थोड़ा सा सोडियम का कोई सा भी सॉल्ट स्टिक कर दिया और उस वायर को हमने क्या किया बंसन फ्लेम में डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके बाद जो लाइट इमिट होगा उस लाइट को हमने स्लिट की हेल्प से मतलब नैरो बीम में कन्वर्ट किया और उसको प्रिज्म पर पास किया। तो जब हमने प्रिज्म पर पास किया तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो वेवलेंथ की लाइंस मिल रही है, देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में। तो जो पहले वेवलेंथ की लाइन है उसका पहली लाइन है उसका वेवलेंथ है 5896 और दूसरी जो लाइन है उसका वेवलेंथ है 5890। तो यहाँ पर वेवलेंथ का डिफरेंस है, इसलिए लाइन एक दूसरे पे मर्ज नहीं हुई। सपोज करो कुछ ऐसे लाइंस मिलते हैं 5896 उसका 5895 5894 5893 5892 5891 और 5890। यदि इतने सारे लाइन एक साथ मिल जाते हैं तो लाइन एक दूसरे पर मर्ज हो जाते हैं, तो देखने से लगता है कि स्पेक्ट्रम क्या है कंटिन्यूअस। ठीक, तो इसको और क्लियर देखना है आपको तो मैं डायग्राम से दिखा सकता हूँ कि फोटोग्राफिक प्लेट में कैसे दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर का जो पूरा प्लेट है वो फोटोग्राफिक प्लेट है, उसमें दो लाइन है येलो कलर की और उन दोनों लाइन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पर वेवलेंथ का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर वेवलेंथ का डिफरेंस था 6 एंगस्ट्रॉम। यदि वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ पर क्या होता है लाइन के बीच में भी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है लाइन के जो वेवलेंथ होते हैं उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, तो लाइन एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हैं, बहुत पास आ जाता है जिससे हमें लगता है कि मर्ज हो गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम बनने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले आपने क्लास 10th में सीखा होगा कि जो प्रिज्म होता है जब उसमें कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो प्रिज्म करता क्या है कि वो रेडिएशन जितने भी पर्टिकुलर वेवलेंथ से मिलकर बना होता है उन सारे वेवलेंथ की लाइन को क्या कर देता है वो डिफरेंशिएट कर देता है, मतलब एक दूसरे से अलग कर देता है। तो व्हाइट लाइट क्या है 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ से मिलकर बना है। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर पास करेंगे तो प्रिज्म क्या करेगा हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइन क्या कर देगा सेपरेट कर देगा। जब वो सेपरेट कर देगा तो वो लाइन क्या होगा आगे इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा रिसीव होगा। अब हमने बताया कि कंटिन्यूअस क्यों होता है, उसका रीजन ये है यहाँ पर 380 से लेकर 760 तक के सारे वेवलेंथ हैं, तो हमें 380 का वेवलेंथ भी मिलेगा और 381 का वेवलेंथ भी मिलेगा। अब जरूरी कि 1 का डिफरेंस हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है कि 0.5 का डिफरेंस हो 0.1 का डिफरेंस होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कि 1 का डिफरेंस है। तो जब एक लाइन का वेवलेंथ 380 है और दूसरी का 381 है, तो यहाँ पर इनकी वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत कम है। तो जब डिफरेंस बहुत कम है तो ये लाइन बहुत पास मिलेगी। तो जब लाइन बहुत पास मिलेगी तो ऐसे लगेगा कि लाइन क्या है एक दूसरे से मर्ज हो गई। जब एक दूसरे से मर्ज टाइप दिखेंगे तो इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे 380 का 381 प्लस 382, तो ये भी क्या होगा बहुत पास होगा, इसमें बहुत कम डिफरेंस होगा। तो ऐसे लगेगा क्या होगा एक दूसरे पास लाइन मर्ज होने जा रहा है। तो ऐसे करते कहाँ तक मिलेगा हमको 760 तक मिलेगा। तो जो लाइन मिल रहा है उन लाइन के वेवलेंथ में बहुत कम डिफरेंस है, तो इसलिए वो लाइन क्या हो जा रहा है मर्ज हो जा रहा है। अब देखते हैं सोडियम के स्पेक्ट्रम में हमें 2 लाइन क्यों मिलते हैं, उसका रीजन क्या है तो जरा समझे। सपोज करें सोडियम का एटम है, अब स्पेक्ट्रम कैसे होता है जरा समझना। ठीक, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड सेल में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो जब उसको हम फ्लेम में डालेंगे
सपोज करो सोडियम का एटम है, इसको मैं फ्लेम में डाल रहा हूँ, तो फ्लेम से क्या मिलेगा, सोडियम के एटम को एनर्जी मिलेगी, जिससे सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से जाएंगे किसी एक्साइटेड स्टेट में, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल जाएंगे। ये हमने सीखा बोर के मॉडल में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हमने कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल चला जाता है। तो सेम होगा सोडियम के साथ, जब उसको फ्लेम में डालेंगे हम, तो फ्लेम से क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल चले जाएंगे। और हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम हायर एनर्जी लेवल में बहुत कम होता है, तो उसके बाद वापस से वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो उसने पहले जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल गया था तो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, अब क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई, और डेल्टा ई के करस्पॉन्ड वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच बाई लैम्डा। तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उस एनर्जी के करस्पॉन्ड कोई वेवलेंथ होगा, तो वही वेवलेंथ हमें यहाँ पर मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल जाएगा। कैसे का फिर से समझते हैं, ये सोडियम का एटम है, फ्लेम से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जा रहा है, और जब हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। सपोज करो एनर्जी रिलीज हुई डेल्टा ई, तो डेल्टा ई के करस्पॉन्ड वेवलेंथ क्या होगा, एच बाई लैम्डा। तो जो पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होगा उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा, और वही वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल जाएगा। तो अब सोडियम के केस में ना दो ही लाइन क्यों मिलते हैं, उसके रीजन क्या है, तो देखो हो सकता है कि बहुत सारे पॉसिबल लाइन हो, लेकिन दो ही ऐसे लाइन होगा जो विजिबल रीजन में लाइन करते हैं। क्योंकि अभी हमने स्पेक्ट्रम सीखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था उसमें गामा रेज के पहले था कॉस्मिक रेज, फिर यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, ऐसे बहुत सारे क्या थे, रेडिएशंस थे। तो केवल हमारी आइज विजिबल रीजन को ऑब्जर्व कर पाती है और किसी रीजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं कि सोडियम के केस में केवल 2 ही वेवलेंथ की लाइन मिलेगी, बहुत सारे वेवलेंथ की लाइन मिलेगी, लेकिन 2 ही ऐसी लाइन है जो विजुअल रीजन में लाई करेंगे, तो हमें केवल 2 ही लाइन दिखेगी। तो स्पेक्ट्रम आई थिंक आप समझ गए हो कैसे बनता है। तो होता क्या है, जब हम किसी भी रेडिएशन को प्रिज्म पर पास करते हैं तो प्रिज्म करता क्या है, उस रेडिएशन में जितने भी कलर के वेवलेंथ होते हैं सबको अलग कर देते हैं, तो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्ड यहाँ पर क्या मिलता है। तो सोडियम के केस में 2 लाइन मिलते हैं जो कि येलो रीजन से लाई करते हैं। तो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, कि जो स्ट्रीट लैंप होते हैं तो उससे देखा आप लोगों ने येलो लाइट मिलता है, येलो कलर लाइट, सड़क के किनारे जो लाइट लगे होते हैं उससे येलो कलर का लाइट आता है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में सोडियम डालते हैं, ठीक। तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में क्या होता है, केवल येलो कलर का लाइट मिलता है, इसलिए उससे केवल येलो कलर का लाइट आता है। अब फिर से समझ लेते हैं एक बार कैसे हुआ। एनर्जी दी हमने इलेक्ट्रॉन को, एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर क्या हुआ, वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा या लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस एनर्जी के करस्पॉन्ड कुछ वेवलेंथ निकलेगी, तो वही वेवलेंथ क्या होगी, इस प्रिज्म से ब्रेक हो जाएगी और उसको मिल जाएगा मैं फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में।